क्लास लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारे पास हमारी नेक्स्ट वीडियो है हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा। टुडे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने बहुत सुना होगा इसका नाम कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो मैं आज बताने जा रही हूँ बच्चा। देखो, आयोनाइजेशन से क्या आप समझते हो? आयोनाइजेशन मीन्स आयोनाइज होना। आयोनाइज क्या होगी कोई चीज, या कैसे होगी, या होता क्या है? आयोनाइज होना मीन्स आयन का बनना। ठीक है, आयन कोई कैसी चीज बनेगी? सपोज कीजिए कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो बन गया आयन। आयन कौन सा बना? एनायन बना। आया समझ में? ई एलिमेंट था आपका, सिंपल स्टेबल कंडीशन में था। स्टेबल होने का क्या मतलब है कि अपनी लोवेस्ट एनर्जी लेवल में था, अपनी लोवेस्ट एनर्जी लेवल में था। इस लोवेस्ट एनर्जी लेवल से क्या समझ रहे हो आप? यानी कि जितने इसके पास प्रोटॉन थे उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे। ये मतलब होता है जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे। इसे बोलते हैं स्टेबल कंडीशन होना। ठीक है ना, प्रोटॉन तो जाता ही नहीं है, खैर ना कोई इलेक्ट्रॉन गया ना आया, तो इसे कहते हैं स्टेबल होना। अब कोई एलिमेंट स्टेबल था, आपने उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज आया, तो वो आयोनाइज हो गया। इसे बोलते हैं आयन बनना। कौन सा आयन बना आपका? एनायन बना। अगर यही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देने पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव का। तो अब क्या बना? फिर से आयन बना। कौन सा आयन बना? कैटायन बना। ठीक है, तो यही आयन की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बस एक डिफरेंस है कि इस आयोनाइजेशन में जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या पढ़ते हैं बच्चा? हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का निकलना पढ़ते हैं। यानी कि कोई मेटल होगा, सिर्फ मेटल को स्टडी करते हैं। अब क्यों मेटल को स्टडी करते हैं? अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, और जो क्या है? मेटल्स हैं, है ना। इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स बताया था मैंने आपको। ठीक है, और मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है प्लस चार्ज को ऑक्यूपाई करना, क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को सिर्फ देने का काम करते हैं। क्यों देने का काम करते हैं? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई दे ऑल हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। वो कितने भी हो, 1 2 10 वट, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके पास क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको देने हैं, इसीलिए ये मेटल होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम सिर्फ मेटल को स्टडी कर रहे हैं, और मेटल की एक प्रॉपर्टी है आयोनाइज होना, मतलब आयन कौन सा बनेगा? कैटायन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन को देंगे। ठीक है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको पता है हम लोग जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ एक, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने 3 तरह की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी होंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस फर्स्ट का मतलब है कि अपने आउटरमोस्ट सबशेल से, फिर से बोल रही हूं, आउटर मोस्ट सबशेल से, वो कोई सा भी हो सकता है, SPDF। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं अभी, तो डी की बात करते हैं। आपके आउटर मोस्ट डी सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का निकलना आयोनाइज होना कहलाता है। ठीक है, अब इस एंथैल्पी का मतलब क्या है? भी मैम सबने सब कुछ बता दिया आयोनाइजेशन के बारे में। एंथैल्पी क्या होती है? आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, यानी कितनी एनर्जी उसको लगानी पड़ेगी, किसके लिए, किस काम के लिए? आयोनाइज होने के लिए। यानी कि अगर उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करना है अपने आउटरमोस्ट डी सबशेल से, तो कितनी उसको एंथैल्पी, कितनी उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अब आप कहोगे मैडम वो तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने का उसका काम है। ठीक है, आप कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन देने का उसका काम है। ओके बेटा, समझ में आ गया ना आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसे हम बोलते हैं अपनी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली आपकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव, यानी कि आपको फर्स्ट तो आपका निकल चुका, अब आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए
वो आपकी होती है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली फॉर द थर्ड वन, ठीक है, यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक और इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है ना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 तो निकल चुके थे, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गॉट माई पॉइंट? चलिए, वेरी गुड। ये आपने टर्म समझ ली कि हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, क्योंकि बच्चों को पता है यही कंफ्यूजन रहता है लाइफ टाइम। पूरी 11th क्लास निकल जाती है, पूरी 12th क्लास निकल जाती है, बोर्ड एग्जाम भी दे लेते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं, उनको टर्म्स ही क्लियर नहीं होती हैं। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, नहीं आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से एक नई वीडियो बना दूंगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, ठीक है। ये ऐसी कोई भी टर्म्स जो आपको समझ में नहीं आ रही है अपने अपनी स्टडीज से लेकर, अपनी सिलेबस से लेकर, या कुछ और भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे जरूर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा कि मैम हमें ये समझा दो, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। चलिए अब चलते हैं अपने ट्रेंड पे, ठीक है। आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। और आपको ये सीरीज भी लर्न करनी है बेटा। आप लोग सीरीज लर्न करने के लिए ट्रिक बना सकते हो कि मेरे कमेंट में इसको लिख लिख के आप लोग लर्न करो, मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरे कौन कौन बच्चे हैं जो मेरा कहना मान रहे हैं और स्टडीज अपनी स्टडी पे गो थ्रू है, अपनी स्टडी को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमने कहा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने नॉर्मली पढ़ा होगा एस और बी पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो आपकी इंक्रीज करती है अलोंग अ पीरियड। हम पीरियड में बात कर रहे हैं ना, हम तो पीरियड में जा रहे हैं यहाँ पे, तो अलोंग अ पीरियड ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, यानी कि यहाँ पे सबसे कम होगी और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगी, है ना। यहाँ पे सबसे कम होगी और बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगी, यही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, छोटे से लेके बड़ा, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गॉट माय पॉइंट? चलिए, वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब देखो, क्योंकि अब देखो आपको पता है, आप पहले से माइंड में बना के बैठे होंगे कि मैडम ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरी हुई होंगी। ऑब्वियसली होता है ऐसा, और किस वजह से होता है, इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। सारी कहानी जो है इन्हीं में छिपी हुई है, ठीक है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, रिपल्शन रिपल्शन होता है ना। आपके जो एटॉमिक साइज है वहां वेरिएशन आता है, आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब देखो, हमने कहा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी अलोंग अ पीरियड, चलिए हमने मान लिया, नो डाउट, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसका, स्कैंडियम का। टाइटेनियम का क्या होता है, D2, है ना। फिर D3, D4 जिसे हम D5 करते हैं, है ना, स्टेबल बनाते हैं हाफ फिल्ड करके, ठीक है। यहाँ पे D5 होता है, ये है आपका D6, D7, ठीक है। फिर आपका D8, D9 और D10, ठीक है ना। D10 देखो आपको 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो हम उसकी बात ही नहीं करते, हम छेड़ते ही नहीं है उसको, जिंक को, क्योंकि वो नॉन ट्रांजिशन मेटल में आता है। आपको बताया था क्यों आता है, क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर भी क्यों रखा हुआ है डी ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ रहा है, इसलिए इसको रखा हुआ है। दिस इज द रीजन ओनली कि व्हाई इट इज प्लेस्ड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। या फिर मेटल्स में क्यों रखा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल्स में से क्यों रखा हुआ है, बीइंग अ नॉन ट्रांजिशन, यू नो वेरी वेल, ठीक है। चलिए अब देखो, आपको पता है कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल टू बी पेयर्ड अप, ठीक है ना। आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी को ज्यादा लगाना, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब देखो ना, ये आपके पास डी सब शेल है, यू हैव दिस डी सब शेल, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और इससे पहले क्या होगा, 4s2 कंप्लीट फील्ड है ये आपका। तो अब देखो ना, अगर कोई नॉन मेटल आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसको नेगेटिवली चार्ज होना है, होना क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना है, या तो शेयरिंग करेंगे या फिर ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि कितना इजी है इसको एक इलेक्ट्रॉन देना। क्यों इजी है भैया, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा ना, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहां तक। तो ये तो चाहता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, जल्दी ले जाओ भाई मुझसे, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं अनस्टेबल हूं अभी, तो समझे। तो इसके लिए बहुत इजी है, इसीलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, समझे। एनर्जी लगानी ही नहीं है भाई, मुझे ले लो इलेक्ट्रॉन, मुझसे ले जाओ, बहुत जल्दी से आराम से ले जाओ, तो एनर्जी लगानी ही नहीं है इसको। दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लो। एंथैल्पी लो मतलब एनर्जी लो, एनर्जी खर्च ही नहीं करनी ना,
तो इसलिए लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, फिर देखो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स है टाइटेनियम के पास, एक और बढ़ गया, ये भी इजी है इसको देना। ले जाओ भैया, मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाओ, फटाफट ले जाओ, जल्दी लेके जाओ। ठीक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है तो इससे ज्यादा है, स्कैंडियम से ज्यादा एनर्जी है, लगानी पड़ेगी इसको। इसीलिए एनर्जाइजेशन एंथैल्पी इस ट्रेंड में इंक्रीज कर रही है कि सबसे कम किसके पास है, आपके स्कैंडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देना है खाली, टाइटेनियम को सिर्फ और सिर्फ 2 देने हैं तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वैनेडियम को 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं और एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं क्रोमियम की। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ना स्कैंडियम को दिक्कत थी, ना टाइटेनियम को दिक्कत थी। ठीक है, ना क्रोमियम को दिक्कत थी, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम को दिक्कत नहीं थी। बात करते हैं क्रोमियम की। अब हमने कहा क्रोमियम के पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा। कैसे है, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट डी सबशेल में, 3D में, है ना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास। तो भाई आप जरा सोचो कि कोई अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा जब मैं हाफ फिल्ड हूं, मैं स्टेबल हूं। वो तो अनस्टेबल थे ना, वो तो अनस्टेबल थे इसलिए इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ये तो स्टेबल है भाई, मैं क्यों दूंगा, मैं तो नहीं दे रहा, समझ रहे हो, मैं तो नहीं दे रहा। तो बस यहाँ पे इसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है सबसे ज्यादा इन तीनों के रिस्पेक्ट में। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो अभी भी वही है, यहाँ डिक्रीज से इंक्रीज हो रही थी, यहाँ भी इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी क्रोमियम को लगानी पड़ती है बच्चा, सबसे ज्यादा एनर्जी क्रोमियम को लगानी पड़ती है। समझे क्यों लगानी पड़ रही है ज्यादा एनर्जी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है भैया, मैं क्यों दूंगा अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, मैं तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं स्टेबल हूं, मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा हूं, मैं तो नहीं दूंगा। आया समझ में क्यों हाईएस्ट एनर्जी है इसकी। चलो वेरी गुड, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल हेल्प यू अगेन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन है आपका, नेक्स्ट है आपका मैंगनीज। अब इसकी क्या कहानी है भाई, मैंगनीज के पास D5 है, फिर से यही कॉन्फ़िगरेशन है भाई, मैं तो नहीं दे रहा, मैं दूंगा ही नहीं अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक तरह से क्रोमियम और मैंगनीज की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो इक्वल हो जाती है एक तरह से, ये नहीं कहोगे कि बिल्कुल ही इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। क्यों इक्वल हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों के पास D5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई। इसीलिए क्योंकि देखो ना हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो मैं क्यों दूंगा इलेक्ट्रॉन, मैं तो नहीं दे रहा ना इलेक्ट्रॉन, मैं तो स्टेबल हूं। गॉट माई पॉइंट। चलिए वेरी गुड। अब पहुंचो आयरन के पास। कितने इलेक्ट्रॉन है आयरन के पास, 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या हुआ भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, ये तो एक्स्ट्रा है, जल्दी ले जाओ मुझसे, कोई भी जल्दी आके ले जाओ। तो एनर्जी लो हो गई ना इसकी। यहां तक मैग्नीज तक तो आपकी एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज की, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, जल्दी ले जाओ मुझसे, क्योंकि मैं हाफ फील्ड में हो जाऊंगा और स्टेबल हो जाऊंगा। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का लो या हाई होना। तो ये लो हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बहुत इजी है इसको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, D7 कोबाल्ट, 1 2 3 4 5 स्टेबल, मैं तो नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयरन पे एक इलेक्ट्रॉन आया, ले जाओ भाई जल्दी से ले जाओ, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। मेरे पास कितने हो जाएंगे एक देने के बाद, हाफ फील्ड हो जाएंगे, मैं तो हाफ फील्ड में स्टेबल हो जाऊंगा, तो इसलिए बहुत जल्दी रहती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। बात करी कोबाल्ट की, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया D7, ये भी खुश है देने में, भैया मुझसे जल्दी ले जाओ, क्यों नहीं लेके जा रहे हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या ट्रेंड हुआ, यहां तक तो आपका कंटिन्यूअस इंक्रीज किया। क्रोमियम मैंगनीज में देखा आपने इक्वल पाया ऑलमोस्ट, आयरन में आके क्या देखा, डिक्रीज किया, और कॉपर में क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, आयरन के रिस्पेक्ट में। आयरन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था देने के लिए, इसके बाद 2 है ना, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन ले जाओ भाई मुझसे ले जाओ, मैं एनर्जी लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ले जाओ ताकि मैं हाफ फील्ड में स्टेबल हो जाऊं। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब निकल देखो, निकल के पास कितने होंगे, 3, D8 है ना, 5 6 7 8, 3, ये भी दे सकता है, कोई परेशानी नहीं है इसको, कोई परेशानी नहीं है, कोई लेके जाएगा तो ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि 2 लेना ज्यादा आसान था ना, 3 देने से अच्छा। अब सोचो ना आपके पास 4 अगर
कोई फेवरेट चीज़ है, सपोज 4 पेंसिल है ना, और 2 पेंसिल है, तो 4 पेंसिल को देना आसान है या फिर 5 कर लेना, एक को लेकर आसान है। समझ रहे हो, 5 पेंसिल टोटल आपको करनी है, 4 ऑलरेडी है और सामने वाले को भी 5 करनी है और उसके पास 1 है, तो आप उससे 1 लोगे कि उसकी 5 करने के लिए 4 दोगे? उससे 1 लोगे ना, समझे? तो वही वाली बात है कि 3 देना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको। ट्रेंड वही है बच्चा, ट्रेंड वही इंक्रीज कर रहा है, बस फर्क कहाँ पे आया? आपके इन 3 में आया। जो कहानी बदली ना, इन तीनों ने बदली, जो ट्रेंड को बदल दिया ना, रेगुलर इंक्रीज वाला, वो इन तीनों ने बदल दिया, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन ने। सारी बात यहाँ गड़बड़ा गई आपकी, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ा गई, हम सही कर देंगे, है ना। अब कॉपर पे आ जाओ, D9, ये रहा भैया, बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए, तो मुझे कोई एक दे दो। मैं तो लेने के लिए बैठा हूं, मैं देने के लिए नहीं बैठा। मेरा तो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा ना एक लेके, मैं क्यों दूंगा? समझ रहे हो, हम कॉपर कर रहे हैं ना, D9 कॉपर कर रहे हैं हम, मैं क्यों दूं किसी को? मैं 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे रहा आपने, समझ रहे हो? मेरे लिए बहुत मुश्किल है भाई 4 इलेक्ट्रॉन को देना। मैं बनाती हूँ ढंग से फिर से, मेरे लिए बहुत मुश्किल है 4 इलेक्ट्रॉन देना भाई। देखो 5 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5, कितने हैं? 9 है, 6 7 8 9। भाई मैं कैसे दे सकता हूँ अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन, मैं कैसे दे सकता हूँ? जरा सोच के देखो ना, मैं 4 क्यों दूंगा? मैं तो 1 लूंगा ना, ताकि मेरा फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। मैं 1 लूंगा ना, तो इतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी भैया। नॉन मेटल अगर सामने आ गया इससे स्ट्रॉन्ग वाला, और 4 लीगेंड अगर आके लग जाए, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स लीगेंड अटैच करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कायरल कॉम्पाउंड्स बनाते हैं, समझेंगे हम लोग, ठीक है, आगे चैप्टर में आपका ट्रांजिशन एलिमेंट वाले में। तो 4 इलेक्ट्रॉन देना भैया बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मुझे कोई एक लाके दे दो। तो इसीलिए इसकी हाईएस्ट एनर्जी हो गई। कौन सी एनर्जी? एंथैल्पी वाली, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। और D10 की तो बात ही अलग है, तो किसी फील्ड में ही नहीं आ रहा भैया। मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन, मैं तो बात ही छोड़ दो। जब D5 देने को तैयार नहीं है, D5 देने को तैयार नहीं है, D9 भी देने को तैयार नहीं हो रहा, तो D10 तो भैया बात ही नहीं है, खत्म बात हो गई यहाँ पे तो, है ना। इसकी तो हाईएस्ट से हाईएस्ट हो गई, बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस वाली बात पहुंच गई। मैं तो कैसे भी करके आपको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। हाँ, शेयरिंग कर लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक क्लोराइड बनता है ना, आपके जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, कंपाउंड तो बनते हैं, रिएक्टिव है भाई, रिएक्टिव तो है ना, कंपाउंड तो बनते हैं, लेकिन शेयरिंग करके बनते हैं, डोनेशन नहीं करना मुझे, वो मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। ऐसे ही आप फर्स्ट आपने देखा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को आपने देख लिया, ऐसे ही आप देखते हो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये आप लोग अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि मेन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर के लिए, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही कंसेप्ट आता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इतना समझ जाओ, ये ट्रेंड है आपका। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर भी आसान है, लेकिन सेकंड के लिए बहुत मुश्किल है निकालना, और थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होता है, ठीक है। वही वाली बात है, मेरे पास 5 पेंसिल है, ठीक है, सामने वाले को हर किसी को एक एक पेंसिल चाहिए, तो मेरे तो 3 चली गई ना, बची 2 मेरे पास, तो बहुत मुश्किल है ना बेटा। शेयरिंग कर सकते हैं, हाँ, आप लेके वापस कर दो, लेकिन परमानेंट थोड़ी दे सकता हूं मैं आपको। वही वाली बात है, आपके परमानेंटली नहीं दे सकते हम शेयरिंग कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो बस ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रॉन निकालना आपको पता है कि जैसे फर्स्ट निकाला वैसे ही सेकंड निकालोगे, और वैसे ही आप थर्ड निकालोगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए इस टॉपिक को यहाँ कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बच्चा।